अच्छा स्टूडेंट, बात यह है कि बॉयल्स लॉ हम चूंकि लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, मुझे बॉयल्स लॉ के बारे में आप लोगों से सवाल पूछने हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि बॉयल्स लॉ क्या है। गैस के लॉज में बॉयल्स लॉ में सवाल पूछूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ किन दो फैक्टर्स का, किन दो चीजों का आपस में रिलेशन बताता है? जी बताइए जल्दी से। बॉयल्स लॉ किन दो चीजों का रिलेशन बताता है? जल्दी बताएं, बताइए। वॉल्यूम और प्रेशर। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन बताता है। इसका मतलब यह है कि आप लोग मेरी बताई हुई बातें याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है? मेरा सवाल अब ये है, जी बताइए। वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इस केस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है या नहीं होता? जी बताइए। टेम्परेचर का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। वेरी गुड। वॉल्यूम, देखिए बेटा आपने पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सॉरी टू द प्रेशर, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये बात आपको हमने बता दी थी। और उसके बाद बॉयल्स लॉ के बारे में आपको ये भी बता दिया था कि उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसको काइनेटिक थ्योरी में किस तरह से जो है एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो मैं बता चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ, इसमें चार्ल्स लॉ जो है ये क्या करता है? चार्ल्स लॉ बेसिकली इट डेवलप्ड द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया गया है। बेटा वॉल्यूम और जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इस बात को आपने समझना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर आता हूँ, उस एग्जांपल से बात को समझेंगे। उस एग्जांपल के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि लॉ क्या कहता है। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। कैसा पिस्टन? मूवेबल पिस्टन, जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। यहाँ पर गैस मौजूद है। इस गैस का वॉल्यूम देखिए कितना वॉल्यूम है, इसका जी वॉल्यूम है कितना? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसको हीट करते हैं। इसको क्या करते हैं? हीट। जब इसको हीट करेंगे, यहाँ से हीट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? हीट। जब हीट करेंगे तो हीट जब इस गैस को किया जाएगा तो गैस क्या होगी? तो फैलेगी। कहां जाएगा पिस्टन? ऊपर की तरफ। या आप थोड़ा सा खुद भी सोचें कि जब गैस को हीट मिलेगी तो क्या होगा? गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी। जब गैस एक्सपेंड होगी तो उसका वॉल्यूम पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा। हीट करने के बाद वॉल्यूम पहले 2 था, अब 2 से बढ़कर वॉल्यूम क्या हो गया? पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, बढ़कर 2 dm³ से 3 dm³ हो गया। वॉल्यूम इसके मुकाबले में बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। अब ठीक है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप जरा गौर करें बेटा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, एक चीज को बढ़ाया दूसरी चीज भी बढ़ गई। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो वॉल्यूम दोबारा कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक चीज बढ़ा रहे हैं दूसरी बढ़ रही है, एक चीज कम कर रहे हैं दूसरी कम हो रही है। तो ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है? चलिए अब आप ये बताइए कौन सा रिलेशन बेटा? डायरेक्ट रिलेशन। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बताया कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो इस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इस केस में प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। यहां पर इसके ऊपर जो प्रेशर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है बेटा, इसकी कंडीशन है कि प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ volume of given mass of gas is directly proportional to the temperature at constant pressure। जी स्टूडेंट, तो ये आपको स्टेटमेंट में बताइए कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अब देखिए जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर मैथमेटिकली बात करते हैं तो मैथमेटिकली हम बात करते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ के। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट के है। इसी तरह से ये के और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टी इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा v अपॉन टी। यहां से एक और बात पता चली कि v अपॉन टी वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है, जैसे ये वाला केस है v1 अपॉन t1, यहां पर क्या आएगा, फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड करें, आंसर आया 10। फॉर एग्जांपल आंसर कितना आया, 10। अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर दें, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तो नया वॉल्यूम नया टेम्परेचर उनको डिवाइड करेंगे, आंसर फिर क्या आएगा, 10। मतलब आंसर इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये बात याद रखना। आप दोबारा टेम्परेचर चेंज करें, दोबारा वॉल्यूम चेंज करें, लेकिन जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो इससे पता ही चला कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हालांकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होने के बाद जो भी वॉल्यूम जो भी टेम्परेचर आ रहा है, जब उनको आप क्या करोगे, जब हम दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये देखिए कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर हम बात करेंगे, इसी की बात को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है ना, इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। अब हम इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे। अब सेकंड फॉर्म से क्या मतलब है, देखिए यहां पर दो कंडीशंस हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एक गैस है, उस गैस का इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। फिर फाइनल कंडीशन में उसका वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T हो जाता है। देखें, हम कहते हैं लेट इनिशियल वॉल्यूम एंड temperature of a gas is V1 and T1. At final condition volume and pressure is V2 and T2। ठीक है, उसके बाद देखिए इनिशियल कंडीशन में क्या है, इनिशियल कंडीशन में V1 अपॉन T1। ठीक है, फॉर इनिशियल कंडीशन
इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम कितना है V1 और टेम्परेचर T1, तो क्या आएगा K। फॉर फाइनल कंडीशन, V2 अपॉन T2 बराबर K, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है जी। तो ये आप बात कर रहे थे बेटा, आप बता रहे थे कि देखिए इसकी इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, लेकिन क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। रेशियो वही रहेगा। किसी एक गैस की जब बात करें, एक ही गैस है ना, उसकी पहली कंडीशन में देखा वॉल्यूम क्या था, टेम्परेचर क्या था, फिर फाइनल कंडीशन में देखा, ठीक है। तो दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले का क्या फायदा है? इस फार्मूले का ये फायदा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गैस है, ये गैस है, इस गैस का वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब हम मैं कहता हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, पहले था टेम्परेचर 10 डिग्री, अब टेम्परेचर कर दें 20 डिग्री, टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो फाइनल कंडीशन में जो नया वॉल्यूम होगा वो हम पहले से बता देंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ, बात को दोबारा बताता हूँ। हम बेटा बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं। बॉयल्स लॉ जो है रिलेशन डेवलप करता है किसका, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। इसमें बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। फिर मैथमेटिकली बताया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर K कांस्टेंट आ जाएगा, ये T इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। फिर हमने बात की, क्या बात की, इसकी जो है सेकंड फॉर्म ऑफ लॉ। सेकंड फॉर्म में हम क्या करते हैं, दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर करते हैं, एक फर्स्ट कंडीशन है और एक फाइनल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन आपके सामने ये है और फाइनल कंडीशन, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। आप मुझे यहाँ तक बेटा बता दें, जितनी मैंने बातें बताई हैं यहाँ तक आपको कुछ समझ आ गया है, जल्दी से बताइए बेटा। यस सर। कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है जरूर पूछे। किसी बच्चे का कोई सवाल है? क्या बात है, जबरदस्त, हर बच्चा कह रहा है सर समझ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है माशाल्लाह से बड़ी तवज्जो से मेरी बात को समझ रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से जो है बड़े अच्छे अंदाज से लिखा है बच्चे ने, नो वैल्यू सवाल, वाह क्या बात है। तो बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है कि आप भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। अब बात हम आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो बात आप बताने जा रहे हैं वो इसी लॉस से रिलेटेड फर्दर, लेकिन यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। सर क्वेश्चन मार्क क्या बोला बेटा आपने, पूछे दोबारा, मैंने देखा नहीं, कोई सवाल था, पूछे बेटा किसका। यस, हैव एनी क्वेश्चन? सेकंड कंडीशन मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, दोबारा कोई मसला नहीं। सेकंड कंडीशन बॉयल्स लॉ में दो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, इसमें दो कंडीशन को कंपेयर किया गया। एक इनिशियल कंडीशन है गैस की V1 T1 और एक फाइनल कंडीशन है, वो क्या है, जब टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा K, फिर दूसरी कंडीशन में जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा K, मतलब बराबर आएगा। जब रेशियो निकालते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2, ये आपस में कंपेयर करते हैं तो V1 अपॉन T1 इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे भी और तरीका बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप क्या करें, ये K है, ये K की वैल्यू है, तो K की ये वैल्यू यहाँ K की जगह पुट कर दें, इस K की वैल्यू को इस K की जगह पर पुट कर दें। K की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पुट कर दें, वही बन जाएगा। आप समझ आ गया बेटा।
द सेकंड जो फॉर्म है बॉयल्स लॉ की, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, इसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे हम ये सॉल्व करते हैं कि अगर हमें कंडीशंस चेंज करते हैं तो वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है बेटा, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेके हम आप लोगों ने आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं इस बात को लेकर, बॉयल्स आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़कर अब आपको इसका बताना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना है। ग्राफिकली हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्राफिकली क्या है, क्या इसके बारे में बताना है आप लोगों को। ग्राफिकल रिप्रेजेंट को समझिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को समझने के लिए आप तवज्जो देना। यहाँ पर बेटा देखें, मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में ये जीरो है, जीरो को इस साइड पर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और इस साइड पर क्या है एक्स एक्सिस नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, टेम्परेचर किसमें है, इन डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या है इसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। 50 पर 100 डिग्री पर 150 यू वर्ड है। देखिए यहाँ पर ये -50 -100 -150, देखिए ये -300 पर -250 ये बढ़ गया। जो माइनस में छोटा होता है वो असल में बड़ा होता है, ये बात तो आपको पता है ना, ये आपको बड़ी होगी। तो -300 के -250 और -200 टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, ज़्यादा होता चला जाता है। तो ग्राफिकली हम कहते हैं कि यहाँ पर -250 के बाद -300 है, इसके दरमियान में यहाँ पर आता है -273। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बारे में कहा जाता है ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, -273 डिग्री क्या है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। यहाँ पर आकर जो है तमाम जो गैसेस हैं उनका क्या हो जाता है, यहाँ पर कहा जाता है थ्योरेटिकली वॉल्यूम जीरो हो जाता है। थ्योरेटिकली वॉल्यूम कहा जाता है जीरो, ये कहा जाता है इसके बारे में। तो यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, देखिए टेम्परेचर यू बढ़ रहा है, वॉल्यूम यू बढ़ रहा है। देखिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। देखिए यू ग्राफ है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए बेटा थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, शायद आप लोगों को समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ जी। ये देखिए, ये है स्टूडेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर आपको जी सर रिपीट कर दें, मैं दोबारा यहाँ बताता हूँ बेटा, यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा ताकि आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट बने। ये जीरो, ये फॉर एग्जांपल -50 है, ये -100 है। यहाँ देखिए ये 50 है, ये 100 है। देखिए जरा जो यहाँ वॉल्यूम कितना है, यहाँ वॉल्यूम 5 है, 10 है, वॉल्यूम 15 है, 20 है। थोड़ा समझाने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ पहले
कि टेम्परेचर 100 था तो वॉल्यूम 5 कितना था। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ा तो वॉल्यूम और बढ़ गया। ये देखिए टेम्परेचर और बढ़ा वॉल्यूम और बढ़ गया। पहले देखिए बेटा, टेम्परेचर जब माइनस था तो वॉल्यूम 5 था। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ये कोई रियल वैल्यूज नहीं है, समझाने के लिए। ये एक पॉइंट आ गया, फिर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़कर फॉर एग्जाम्पल माइनस हो गया 50, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी 5 से 10 हो जाएगा। टेम्परेचर और बढ़ गया 0, तो वॉल्यूम, जब टेम्परेचर 0 तो वॉल्यूम और यहाँ आ जाएगा, किस जगह पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर टेम्परेचर और 0 से 50 पर गया तो वॉल्यूम यहाँ पर, ठीक है, ये 5 है, सॉरी 15 है, 20 है, 25 है, यूँ बढ़ रहा है। तो जैसे आप 0 पर गए तो वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल कितना होगा 15, फिर आप 50 पर गए तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम 20 हो गया। जब आप 100 पर गए तो वॉल्यूम और बढ़ गया। ये देखिए, ये पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरह स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा बनाने में जल्दी जल्दी बनाते हुए मसला हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बन गई। पता चल रहा है आप लोगों को, इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब समझ आ गया बेटा आप लोगों को जी। हमने एक और एंगल से बताया था कि आप, ये मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसान बात है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े तो आए हैं, और कोई कंफ्यूजन है बेटा, ग्राफ पता चल गया आप लोगों को। आपको सीधे से समझाने के लिए बना रहा था, अदरवाइज तो सिंपल क्या है कि डायरेक्ट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दैट्स ऑल। बात सुना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वॉल्यूम जो है एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनता है, स्ट्रेट। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर देने के बाद और भी आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इस लॉ की, क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशन ऑफ लॉ, लिमिटेशन ऑफ चार्ज। जी, लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है किन कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं, उसको कहते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है कोई ऐसी कंडीशन होगी, कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। जी, किन कंडीशन में, आप जरा बेटा देखिएगा, किस कंडीशन में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, उस कंडीशन को आपने समझना है, जरा तवज्जो से समझिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने देखिए यहाँ पर गैस है, ठीक है, ये गैस मौजूद है, ठीक है। अब इस गैस में जैसे ही टेम्परेचर, ये वॉल्यूम है इसका, कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी इसका, ठीक है, टेम्परेचर भी है। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस, फर्क आ जाएगा। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम भी कम होगा। टेम्परेचर और कम करेंगे तो वॉल्यूम भी और कम हो जाएगा, टेम्परेचर और कम करेंगे वॉल्यूम और भी कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया बेटा, ये गैस है। अब आप लोग मुझे बताएं, चलिए छोड़े, मैं नहीं बता रहा, बताएं, ये गैस है, इस गैस का इस वक्त ये वॉल्यूम में टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, बताएं क्या होगा, वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, बताएं बेटा, जल्दी से बताएं। मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही तो बात बता रहा हूँ मैं कि वॉल्यूम, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैं यहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, देखें टेम्परेचर कम किया, ठीक है, कम किया, कितना कम किया वो बात की बात है, वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर और कम करें, और कम करें, वॉल्यूम भी और कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी और कम हो जाएगा। देखिए T3 V3, टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बात समझ बेटा आप लोगों को, ये बात पता चली आप लोगों को, नहीं पता चली बेटा, ये बात पता चली जो मैंने अभी बताई है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, अब आप सुने, मैंने लिमिटेशन समझानी है, उसको कॉन्सेप्ट बना रहा था कि आप समझ आए।
लिमिटेशन तो एक लाइन की है, लेकिन उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ असल में, वो कॉन्सेप्ट सुने जरा। वो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, जब टेम्परेचर थोड़ा और कम करेंगे तो गैस क्या होता है, ये खास टेम्परेचर पर जाकर गैस गैस नहीं रहती, बल्कि वो क्या बन जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के बारे में आपको सुना होगा, गैस है नाइट्रोजन। बेटा जो नाइट्रोजन गैस है, ये गैस नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर ये क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। और जब गैस लिक्विड बन जाएगी तो क्या उसमें गैस का लॉ अप्लाई हो सकता है? आप बताइए, आप बताइए बेटा, बताए ना आपको। जब गैस गैस नहीं रहेगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो गैस का लॉ अप्लाई नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप लोग। तो याद रखना, गैसेस का जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर, इसमें और कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो फैक्टर्स मैं भी आप लोगों को जो है चले बता देता हूँ। फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, फैक्टर क्या है वो समझना। फैक्टर क्या है, जब गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल करीब आते हैं। जब बेटा मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, सवाल आपने क्या पूछा है, मैंने सही से देखा नहीं है, आप दोबारा पूछने इसमें। हाँ बेटा, अच्छा चले, तो मैं बता ही रहा था इसमें कुछ फैक्टर्स और इन्वॉल्व। जब टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम होता है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और मॉलिक्यूल करीब आते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाता है, अट्रैक्शन। गैस लिक्विड कब बनती है, जब गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या डेवलप हो जाता है, अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, तो मॉलिक्यूल के दरमियान क्या डेवलप हो जाएगा, अट्रैक्शन। नॉर्मल कंडीशन में अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो क्या डेवलप हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन। याद रखना, वॉल्यूम की क्यों नहीं लिखी यहाँ पर, हाँ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आप लिखना चाहें तो लिख लें, यहाँ पे अगर चाहें तो वैल्यू लिख लें, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो मैं बता ही रहा था बेटा आप लोगों को, बता ही रहा था कि जैसे ही गैस के टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान क्या डेवलप हो जाता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन डेवलप हो जाने की वजह से जो लॉ है, इसकी एप्लीकेशन जिस तरह होनी चाहिए 100% वो नहीं होती, ठीक है। लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन जो है ठीक से नहीं होती, जो सवाल हम सॉल्व करते हैं उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर एरर आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, जब टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है ना। जब गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है तो मॉलिक्यूल के दरमियान क्या डेवलप हो जाता है, अट्रैक्शन। जब वॉल्यूम अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है तो उसके क्या होता है, और भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फिर गैस लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। गैस लॉ जो है, मैंने क्या लिमिटेशन बताई है कि चार्ल्स लॉ, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर पर इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम। नॉर्मल कंडीशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी गैस का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर टेम्परेचर आपने -5 कर दिया, फिर -30 कर दिया, -40 कर दिया, -50, जब टेम्परेचर बहुत कम करते जाते हैं तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। तो इसका मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करेंगे भी तो जो कैलकुलेशन उसके अंदर क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर पर इट इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को
इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। मैंने रीज़न बताई, दोबारा सुने। मैंने कहा गैस है, उस गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और टेम्परेचर और कम करेंगे वॉल्यूम और कम हो जाएगा, और मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान क्या डेवलप हो जाएगा, अट्रैक्शन। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम कम होना चाहिए उससे ज़्यादा कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए उससे ज़्यादा कम हो जाएगा तो इसका मतलब यह है वो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला रिलेशन है वो नहीं रहेगा, उसमें कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब वो उसमें क्या होगा, एरर आना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखना ये लॉ जो इज़ नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। और बहुत कम टेम्परेचर करते हैं तो गैस वैसे भी क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाती है। ठीक है बेटा, अब आप बताएं, क्लियर हो गया आप लोगों को? जी जल्दी बताइए जी स्टूडेंट, बताइए बेटा। ठीक है, अब मैं जल्दी से इसको रिव्यू कर देता हूँ बातों को। जल्दी से बेटा सुनिए, हमने पढ़ा है चार्ल्स लॉ 2। अच्छा बेटा, क्लास नहीं खत्म होने वाली है, पहले स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं, कहीं ये रह ना जाए। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जल्दी से। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ की बात करें बेटा। अब मैं आपसे चार्ल्स लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ कि चार्ल्स लॉ दो फैक्टर्स का, दो चीज़ों का रिलेशन बताता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। किसके? गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। किस तरह से बताता है? इसमें बताया गया है किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताई, फिर सेकंड फॉर्म बताई, तो फिर हम आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर, उसमें बताया कि स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, ये बताने के बाद मैंने क्या बताया, लिमिटेशन में क्या बताया है कि जो चार्ल्स लॉ ये बहुत कम टेम्परेचर पर चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं गैस के लिए। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप पढ़ते हैं, और अगर आपको यानी कि नॉर्मल कंडीशन में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, लाइट ना हो, गर्मी हो रही हो, पंखा ना चल रहा हो, अब आपको पढ़ना पड़ जाए तो आपको क्या होगा, इस कंडीशन में आप आसानी से पढ़ेंगे, मुश्किल से पढ़ेंगे? बताइए, आसानी से पढ़ेंगे या मुश्किल से? मुश्किल पेश आएगी ना, ऐसा होगा ना कि जब आपको, ऐसा ही है ना भाई, बहुत मुश्किल पेश आएगी। इसी तरह से यहाँ देखिए, बात हो रही है कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है और एक जो है उससे अलग से कंडीशन होती है। जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर बहुत कम कर दें, बहुत कम। जब टेम्परेचर, जैसे मिसाल के तौर पर सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो क्या होता है, आप ऐसे नॉर्मल रहते हैं, नहीं फिर आप स्वेटर पहनते हैं, फिर हालात बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जो गैस है उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो गैस के हालात भी तो बदलेंगे ना। तो गैस के हालात कैसे बदल गए कि गैस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ जो है एट वेरी लो टेम्परेचर, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है जी, क्योंकि लो टेम्परेचर पर क्या होता है, गैसेस की मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। जी बेटा, आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया, बताएं। क्लियर हो गया बेटा? क्लास किसी वक्त भी एंड हो सकती है, क्लास के एंड होने का टाइम बिल्कुल करीब पहुंच गया है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप कोई सवाल है तो पूछिए, कोई सवाल है। इसके बाद मैंने आपको बताना है कि चार्ल्स लॉ इन टर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी, चार्ल्स लॉ इन टर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपको समझाना वो कल ही समझाएंगे, अभी आज पॉसिबल नहीं है, कल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं, इन क्लासेस में तमाम क्लासेस जो होती हैं उसकी वीडियो YouTube पे अपलोड भी करते हैं, तो आप साथ साथ वहाँ से देख लिया करें। तो आपका लेक्चर मिस हो जाए या कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप YouTube पे जाकर, हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें सारे बच्चे। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है बेटा, ये आप लोग ये काम भी कर दें, और उसके बाद वहाँ से लाजमी दोबारा देखा करें। आप जो टाइम आप आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और आपका सिलेबस ज़्यादा काफ़ी सारा है, और आपने इसको पढ़ना है, समझना है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको अभी तक जो टॉपिक पढ़ाए हैं इनकी वीडियो भी इनके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उसको भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।